Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 7 for the class 11th. You all know that we are discussing the chapter equilibrium, and in the previous video lectures we have discussed many important concepts. Today, my dear students, we are going to discuss another question of this unit, that is law of mass action. My dear students, this is a very important concept, and this concept will be utilized in the later topics, in the later lectures of this unit. So my dear students, let us discuss today's topic, that is law of mass action. So far as this topic is concerned, law of mass action, my dear students, this topic is law is basically given by two scientists. एक का नाम था कैटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग, आप इसको गोल्डबर्ग के नाम से याद रख सकते हो, एंड दूसरा जो इसका साइंटिस्ट था वो था पीटर वेग, माय डियर स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1864. सो ये जो है लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको हम कहते हैं, ये हम अभी थोड़ी देर बाद जान लेंगे कि ये लॉ हमें क्या सिखाता है. ये दो साइंटिस्ट्स ने दिया है, एक का नाम है कैटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग एंड दूसरे का नाम है पीटर वेग. 1864 में इन दो साइंटिस्ट्स ने ये लॉ दिया है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एक रिएक्शन जब होती है, उस रिएक्शन, वो जो रिएक्शन किस स्पीड से होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी, यानी कि जब मैं रेट की बात करता हूं तो उस रिएक्शन की रेट रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे कैसे डिपेंड करती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस law of mass action, what actually it gives us the dependence of reaction rate upon the concentration of reacting substances. कहने का मतलब ये है my dear students कि एक रिएक्शन में रेट कितनी होगी वो डिपेंड करेगा उस रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस की, जिनको आप रिएक्टेंट्स कहते हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है. सिंपली आप याद रखेंगे, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होगी एक रिएक्शन में, उसी के हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी. तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन रेट भी चेंज होती है. तो क्या डिपेंडेंस है, क्या रिलेशनशिप है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पे, रिएक्टेंट्स पे यानी कि, और रेट पे, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कैसे फर्क पड़ता है, उसी लॉ को माय डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं. तो मैं फिर से कहूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक का नाम था गोल्डबर्ग, आप लास्ट वाला नेम याद रख सकते हो, दूसरे का नाम था पीटर वेग 1864 में. तो ये लॉ किसके लिए कंसर्न है? डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. मींस if you want to understand how the rate of a particular reaction depends upon the concentration of its reacting species or the reacting substances which we call as reactants, तो उसके लिए जो हमें लॉ पढ़ना पड़ता है my dear students, we call that as a law of mass action. तो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि एक रिएक्शन में जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी, उतनी ही उस रिएक्शन में रेट भी ज्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये लॉ क्या कहता है? This law, which I told you, is the dependence of the reaction rate upon the concentration of reacting species. This law states that rate of a reaction, अब मैंने short form में लिखा, rate of a reaction is directly proportional to the active mass of reacting substances or molar concentration of reacting substances. हालांकि मैंने यहाँ पे टर्म यूज की एक्टिव मास एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, इस चीज को क्लियर करूंगा, लेकिन इसका बेसिक अगर हम रफ आइडिया देखेंगे वो यही है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reacting substances. अब reacting substances की concentration या तो मैंने in the form of active mass लिया है या हम उसको molar concentration कहते हैं my dear students. अभी active mass या molar concentration होता क्या है, मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा. तो पहले आप ये चीज याद रखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि एक रिएक्शन में जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. ये जानने के लिए मैं आपको बताता हूं एक्टिव मास क्या होता है. एक्टिव मास को ही मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं. देखिए मैंने यहां पे लिखा है एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन. एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है कितने नंबर ऑफ मोल्स एक सब्सटेंस के डिसॉल्व किए आपने 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन. यानी कि अगर आपने 2 मोल्स
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में माय डियर स्टूडेंट्स डिसॉल्व किए तो एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी 2। बात समझ आ रही है? तो वही मैंने लिखा n डिवाइडेड बाय v। n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का v है ये लीटर्स में होगा। देखिए आपके क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स या 9th में आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा दैट नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होता है बराबर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। मैं ये चीजें आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे है और वॉल्यूम नीचे है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मास कितना है सब्सटेंस का और उसका मोलर मास। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर में। तो उसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n जो है वो होता है बराबर m डिवाइडेड बाय m। छोटा m जो है इसका मतलब है मास। मास ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कम भी ले सकते हो ज्यादा भी ले सकते हो। मोलर मास जो होता है इसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स। ये एक सबस्टेंस का फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम लेंगे HCl, आपको पता है हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, सबको पता है। और क्लोरीन का होता है 35.5 यूनिट, सबको पता है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखेंगे, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कितना मास होगा वो फिक्स्ड रहेगा, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, उसको मोलर मास भी कहते हैं। हाइड्रोजन का पता है आपको 1 यूनिट होता है, 1 AMU भी इसको कहते हैं। और क्लोरीन का जो है एवरेज जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 यूनिट। अगर आप देखेंगे टोटल तो कितना हुआ 35.5 प्लस 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 36.5 यूनिट। देखो ये जो 36.5 यूनिट है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या इसको आप मोलर मास भी कह सकते हो। सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मोलर मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर अब मैं कहूंगा मैंने HCl के 2 ग्राम लिए, सपोज मैंने HCl के कितने ग्राम लिए 2 ग्राम या 10 ग्राम, तो ये जो होगा ये होगा गिवन मास। वो गिवन मास ये छोटा है, लेकिन बड़ा m जो है वो उसका मॉलिक्यूलर मास है और मॉलिक्यूलर मास फिक्स्ड रहता है, वो हमेशा 36.5 होगा। तो अब मैंने क्या किया, सिंस एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने क्या फार्मूला लिखी, कितना मास सबस्टेंस का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसका। देखिए अगर हम यहां पे लेंगे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको कि 2 ग्राम्स ले लो आप इसके HCl के। अब HCl के 2 ग्राम्स ले लो, वो कितने मोल्स हुए, तो आप 2 ग्राम्स को डिवाइड करना 36.5 ग्राम से, क्योंकि 36.5 यूनिट जो है वो क्या है, वो है मोलर मास ऑफ HCl। तो अगर आप गिवन मास ऑफ HCl दिया है और आप उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स माय डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां पे आ जाइए, तो बताओ मुझे एक्टिव मास किसके बराबर है, तो एक्टिव मास हो गया बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, m डिवाइडेड बाय m, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है n को और डिवाइडेड बाय v है। माय डियर स्टूडेंट्स इसी को हम कहते हैं एक्टिव मास। क्या कहते हैं, एक्टिव मास। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं यहां पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लॉ ऑफ मास एक्शन का ये स्टेटमेंट याद रखा दैट दिस law gives us the dependence of the rate of a reaction upon the concentration of reacting substances। और according to this law ये law हमें कहता है कि rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reacting substances। और concentration जो हमने reacting substance की ली है उसको हमने नाम दिया एक्टिव मास और मोलर concentration, जो मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे समझा, मैं आपको ये चीजें और क्लियर करूंगा अभी। देखो अगर मैं अब एक्टिव मास की बात करूंगा, सपोज मैंने अभी HCl ही लिया, तो HCl की जब मैंने बात की मैं कहूंगा बताओ HCl का एक्टिव मास क्या होगा। तो आपको पता है HCl का एक्टिव मास अगर हम लेंगे, सपोज मैं कहूंगा आपको बताओ HCl का एक्टिव मास लेना है, तो आप कहोगे सर HCl का अगर आपको एक्टिव मास लेना है या जिसको आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हो, तो आप सर हम वो ऐसे लेते हैं कि हम क्या करते हैं काम, हम एक्टिव मास को मैं ऐसे लिखूंगा AM, इसको आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हो। सर एक्टिव मास होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो आप लीटर्स में लेंगे। ये पढ़ा आपने अभी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स उसी सबस्टेंस के लेने हैं जिसकी आप बात कर रहे हो। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। तो मैंने यहां पे कैपिटल M लिखा। अब समझिए माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या होता है, लेकिन वॉल्यूम तो साथ में है,
तो इसका मतलब है वॉल्यूम जब साथ में होगा तो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो लीटर्स में होगा वो इसको मल्टीपल हो जाएगा। अब बता मुझे ये किसके बराबर है। देखो ये जो छोटा m है ये गिवन मास है, या आपको दिया होगा प्रॉब्लम में। मॉलिक्यूलर मास जो होता है सबस्टेंस का वो फिक्स्ड रहता है, और वॉल्यूम तो आपको लीटर में लेना ही है। मान लो मैंने m जो लिया, मैं यहाँ पे कहूंगा, मान लो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया 3.6 ग्राम, देखिए 3.6 ग्राम, 3.6 ग्राम मैंने क्या लिया, मास ऑफ HCl मैंने गिवन लिया 3.6 ग्राम गिवन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl बताओ कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl तो आपको पता है 36.5 ग्राम्स पर मोल होता है, इसका यूनिट ग्राम्स पर मोल। और वॉल्यूम आप इन लीटर्स लेंगे, वो आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज इन लीटर लेंगे। अब देखो गिवन मास मैंने कितना लिया 3.6 ग्राम, बताओ मोलर मास ऑफ HCl कितना है 36.5 ग्राम्स ये पर मोल होगा, बिकॉज ये 1 मोल का होता है। इनटू वॉल्यूम कितना है, मान लो 1 लीटर है, तो बताओ 1 लीटर में कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 1000 होता है। 1000 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है, मैं इसका ये भी लिख सकता हूं 1 लीटर सॉल्यूशन अगर आप लेंगे, तो अगर मैंने वाटर लिया यहाँ पे, तो वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इस बात को आप समझिए, बिकॉज 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर भी होता है, और 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर होता है। डेंसिटी मेथड से आराम से निकलता है। तो अब देखो जब आप इसको आप सॉल्व करोगे, जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगा ना, तो वही होगा एक्टिव मास किसका माय डियर स्टूडेंट्स, HCl का। एक्टिव मास का ये मतलब है, इस एक्टिव मास को आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हो। और जब भी आप लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम में जब भी किसी सबस्टेंस का एक्टिव मास बताना हो आप, या एक्टिव मास आप दिखाना चाहते हो, तो उस टाइम उस सबस्टेंस की फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। जब आप कभी भी देखोगे किसी सबस्टेंस की फॉर्मूला ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब है आप उसके एक्टिव मास की बात कर रहे हो। एक्टिव मास को मैंने अभी कहा, इसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास कहो या मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहो, इट्स अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अब एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, एक ही बात है, इसका मतलब है उतनी ही रिएक्शन में रेट भी ज्यादा होगी। वही लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है दैट एक रिएक्शन में रेट जो होगी, जिसको आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द active mass, is directly proportional to the active mass of the reacting substance, or it is directly proportional to the molar concentration of substance। एक ही बात है। Now law of mass action को clearly understand करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं आपको active mass concept समझ आया। active mass को molar concentration भी कहते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि law of mass action अब मैं आपको समझाऊंगा एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे। देखिए मैं इरेज करता हूं। मान लो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक रिएक्शन है। देखिए एक जनरल रिएक्शन है, मैं यहां पे लिखूंगा एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन क्या है, देखिए क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, A गिव्स प्रोडक्ट्स। एक रिएक्शन है जिसमें A जो है वो प्रोडक्ट देता है। बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन की रेट क्या होगी। सिंस आपने पढ़ा है रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सबस्टेंस। यहां पे रिएक्टिंग सबस्टेंस कौन है, यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स रिएक्टिंग सबस्टेंस ये है जिसको आप रिएक्टेंट कहते हो। हालांकि यहां पे एक ही है। बताओ अगर ये रिएक्टेंट है तो इसका एक्टिव मास हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये इसका एक्टिव मास है। जब ये इसका एक्टिव मास है तो बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of this reaction is directly proportional to the active mass of this reacting substance। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं rate of this reaction is directly proportional to the active mass। तो active mass किसका, इसी substance का, तो इसके active mass को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। सिंपल, सबको समझ आया। अगर कोई दूसरी रिएक्शन है मैं ऐसे लिखूंगा A plus B gives products। ये भी एक रिएक्शन है। अब मैं कहूंगा बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन की रेट क्या होगी। तो आप कहोगे इस रिएक्शन की रेट जो होगी, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज़ यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको कह रहा है। एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, अभी रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन कौन है हमारे स्टूडेंट्स, A और B, तो आप लिखोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक तो A है, दूसरा तो B है।
ऑफ कोर्स ये इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट रेट ऑफ ए रिएक्शन is directly proportional to the product of the active masses of reacting substances। और अगर reacting substance एक है तो प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। Try to understand, please try to understand what I am saying। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स थे, तो एक रिएक्टेंट यानी कि ए उसका एक्टिव मास हम ऐसे लिखेंगे, दूसरा रिएक्टेंट जो है बी उसका एक्टिव मास हम ऐसे लिखेंगे, और जब हम लॉग मास एक्शन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से रेट जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग, यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंस दो है, एक है ए दूसरा है बी। ए का जो एक्टिव मास होगा वो हमने ऐसे दिया, और बी का जो एक्टिव मास होगा तो जब हम देखते हैं तो प्रोडक्ट के बराबर। अगर मैं एक और रिएक्शन लिखूंगा बिल्कुल इसी तरीके से, मैं कहूंगा A plus A gives products। My dear students, please try to understand, A plus A gives products। तो बताओ क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यहां पे दो बार A है तो आप दो बार ले लो। क्या मैं ये ऐसे नहीं लिख सकता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A, लेकिन वो तो दो बार है, इनटू एक्टिव मास ऑफ A। जरा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर आप इसका प्रोडक्ट देखोगे क्या ये नहीं बनेगा A स्क्वायर ऐसे? क्या इस रिएक्शन को आप ऐसे भी नहीं लिख सकते थे, ट्वाइस A गिव्स प्रोडक्ट्स? प्लीज समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ट्वाइस A गिव्स प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये है A प्लस A गिव्स प्रोडक्ट, इसका भी मतलब ये है। तो इसका मतलब ये देखो, जब आपने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इनटू A, तो A स्क्वायर हो गया। अब मुझे आप बताओ, यहां पे देखो A का एक्टिव मास क्या है, वो तो ऐसे है, और जो इसका ये है ना, ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आप देखो ये स्टोइकोमेट्रिक कहां पे चढ़ा, ये क्या इसको पावर नहीं चढ़ा यहां पे, देखिए यहां पे। तो अब देखिए, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको। अब अगर मेरे पास एक और रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब अगर मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन है, क्या है, मैं लिखूंगा AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट्स। एक रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स बन रहे, प्रोडक्ट जो भी है। व्हाट इज A माय डियर स्टूडेंट्स? A इज ए रिएक्टेंट। What is B? B is also a reactant, जो आपस में मिल रहे हैं। Now what is this A? Try to understand what I am saying। जो A है यहाँ पे, A reactant है, A तो reactant है, इसमें तो कोई शक नहीं। What is B? Sir, B is also reactant। Sir, ये भी एक reactant है जो A के साथ मिलेगा। लेकिन मुझे बताओ, जो A के साथ छोटा A है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको कहते हैं। सो इट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A। एंड व्हाट इज B? छोटा B, इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B। इसको समझिए। और ये क्या है, मान लो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये एक मानो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। तो आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स, इनको नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हो आप, गिव्स प्रोडक्ट्स। वेयर A एंड B जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको आप जैसे हम लिखते हैं ऐसे। देखिए, क्या आपने नहीं पढ़ी है हेबर्स प्रोसेस क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, दैट N2 जो कि गैस फॉर्म में है प्लस 3 टाइम्स H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस, ये देते हैं ट्वाइस NH3। देखिए बात समझिए, व्हाट इज N2? इट इज अ रिएक्टेंट। व्हाट इज H2? हाइड्रोजन, इट इज अ रिएक्टेंट। एंड व्हाट इज NH3? इट इज अमोनिया, अमोनिया प्रोडक्ट है। हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और अमोनिया यहाँ पे प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको आप क्या कहते हो? क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है? ये बिल्कुल 100% बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कहते हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सामने नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं बैलेंस करने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर बेसिकली द नंबर्स which are in front of reactants and products in a balanced chemical equation, my dear students।
बात समझ आई सबको? तो यहाँ पे जो A का मतलब है ना वही यहाँ पे 1 का मतलब है, यहाँ पे जो B का मतलब है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B, वही यहाँ 3 का मतलब है। 3 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन यहाँ पे। तो मैं कहना क्या चाहता था, जब आपने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे 2 यहाँ पे था तो वो यहाँ पे आ गया। अब अगर रिएक्शन ऐसे, चलो मैं एक सिंपल रिएक्शन देता हूँ, इनफैक्ट यहाँ तो आपको समझ आया। देखिए अब अगर मैं कहूंगा मेरे पास रिएक्शन ऐसे है, क्या है, दैट मेरे पास है 2 times A reacts with मान लो 3 times B gives products। चलो मान लो ये एक रिएक्शन है, समझो बात को। तो बता कि इस रिएक्शन की रेट क्या होगी। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है आपको। यहां पे कितने ए है, दो बार है, तो वही मैंने कहा यहाँ पे 2 बार है, तो A इंटू ए हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब देखिए A का एक्टिव मास कैसे लिखेंगे आप, A का एक्टिव मास ऐसे लिखेंगे। बताइए B का एक्टिव मास कैसे लिखेंगे, B का एक्टिव मास ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। लेकिन ये 3 बार है और ये 2 बार है, तो ये होगा A इंटू ए इंटू ए, सॉरी A इंटू ए, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा जैसे मैंने वहां पे दिखाया। लेकिन ये 3 बार है, दैट विल बी B इंटू B इंटू B, वो तो क्यूब चला जाएगा। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं दैट रेट ऑफ दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो अब एक्टिव मास A का क्या है, वो तो A है, लेकिन उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो इसकी पावर चढ़ेगा। और बताओ दूसरा रिएक्टेंट कौन है, दूसरा रिएक्टेंट तो B है, लेकिन उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसका पावर चढ़ेगा। देखिए यहां पे, तो इस चीज को समझिए प्लीज मैं क्या कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है दैट अब अगर मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन में यहां पे लिखूंगा, चेक कीजिए, ये तो समझ आया होगा। A is a reactant, B is also a reactant, but small a is a stoichiometric coefficient of reactant A and small b is a stoichiometric coefficient of reactant B। अब चेक कीजिए, ये तो समझ आया होगा आपको नीचे। अब मुझे बताइए इस रिएक्शन में जो कि मैंने ऊपर लिखी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, बताओ इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगी। बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ दिस रिएक्शन is directly proportional to, समझिए बात को, rate of this reaction is directly proportional to, बताओ रिएक्टेंट कौन है, A और B, बताओ उनकी एक्टिव मास कैसे लिखोगे, इसका एक्टिव मास ऐसे लिखूंगा और उसका एक्टिव मास ऐसे लिखूंगा। अब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा सर रिएक्टेंट्स का जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चढ़ता है। तो बताओ इसका क्या है, इसका तो A है, बताओ उसका क्या है, इसका तो B है। व्हाट डज इट मीन, इट मींस that according to law of mass action, according to law of mass action, the rate of a reaction is directly proportional, it is directly proportional to the product of, ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, active mass of the reacting substances each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient। मैं इस स्टेटमेंट को लिखने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझिए मैं क्या बता रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, नाउ देयर इज अ वेरी गुड डेफिनेशन, वेरी गुड स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, और वो स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगा STATEMENT। देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या यहां पे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू law of mass action, according to law of mass action, comma the rate of reaction, ROR में इसको लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, इसको आप याद रखेंगे, the rate of a reaction is directly proportional to the product of the reactants, या चलो मैं reactants नहीं लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा reacting substances is directly proportional to the product of, एक सेकंड, is directly proportional to the product of the active masses, is directly proportional to the product of the active masses, जिसको आप मोलर concentration भी लिख सकते हो, of reacting substances is directly proportional to the product of active mass of reacting substances each raised to the power
each raised to the power equal, each raised to the power equal to its stoichiometric, each raised to the power equal to its stoichiometric कोएफिशिएंट। बात को समझिए, यही लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं इस चीज को फिर से समझाऊंगा अभी आपको, that this law states, now this is the final statement of the law of mass action. According to the law of mass action, the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of reactant substances, each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. We call this law as law of mass action. So law of mass action basically gives us the concept of a rate of reaction, and it is dependent upon the reacting substances which are involved. Now in order to understand this concept, मैंने अभी आपको कहा, अगर मेरे पास रिएक्शन अभी है that नाइट्रोजन जो कि गैस फॉर्म में है, it reacts with hydrogen, of course मैं बैलेंस्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, and it gives ammonia, that is 2NH3। अगर आप देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है और ये भी गैस फॉर्म में होगा। अगर आप इस रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे और बताओ कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, तो बताइए उस स्टेटमेंट के हिसाब से किसके बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहले एक्टिव मास देखो कौन कौन रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तो पहले लिखो उनके एक्टिव मास लिखो। तो कैसे लिखते हो, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के। देखो व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। सिंस दो है तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान प्रोडक्ट होगा। नाउ ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है। तो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। So my dear students, that this law of mass action is a very important concept that we are going to use in the equilibrium ahead, and this law of mass action simply tells us the quantitative relationship between the concentration of the substances, reacting substances involved, and the rate of that particular reaction. Means how the rate of a particular reaction depends upon the concentration of its reacting substances. And the important thing that I told you here, the concentration of the reacting substances involved in a chemical reaction, we are going to represent that concentration in terms of active mass, in terms of molar concentration. We also call that as molar concentration, and I have already discussed it before. We will move ahead. I am going to recapitulate this law again, that this law states that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances, and each reacting substance raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. अगर दो से ज्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंस है तो वैसे ही लिखेंगे। मान लो मैं उसके बाद ये फिनिश करूंगा। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है 2 times A plus 3 times B plus 2 times C gives products। देखो कितना सिंपल। मान लो ये रिएक्शन है, तो बताओ, करो इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई और बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन अभी कुछ चेंज नहीं किया, देखिए will be directly proportional to, बताओ एक्टिव मास ऑफ A क्या होगा, वो मैं ऐसे लिखूंगा, इनटू बताओ एक्टिव मास ऑफ B क्या होगा, वो मैं ऐसे लिखूंगा, और बताओ एक्टिव मास ऑफ C क्या होगा, वो मैं ऐसे लिखूंगा। ब्रैकेट्स में रखे मैंने उनके फार्मूलाज। तो बताओ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, वो है 2, बताओ इसका क्या है, वो है 3, और इसका क्या है, वो है 2, वो इनको रेज़ पावर में ऊपर चढ़ेगा। सिंपल है, यही लॉ ऑफ मास एक्शन है। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां पे चेंज करते हो इनटू इक्वालिटी साइन, देन माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं ये पार्ट इरेज करूंगा, एंड वी कॉल दैट कांस्टेंट एज रेट कांस्टेंट। याद रखिए यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रेट ऑफ ए रिएक्शन, दैट इज ROR, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज कीजिए, तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा K, और यहाँ पे लिखेंगे हम A raised to power A and B raised to the power B, and where this constant, this is another form of the equation according to law of mass action, where this K is known as rate constant, my dear students, rate constant, and this is called as rate constant. इस rate constant का जितना वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही my dear students rate of reaction भी ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखी है,
यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं करने देना है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम यूजुअली लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल